हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ऑन चैनल। और आज के वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं एक रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स और उनकी कविता ऑड टू ऑटम के बारे में। तो हम बात करें ऑड टू ऑटम के बारे में, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स जो जन्मे थे 1795 में और जिनकी डेथ हो गई थी 1821 में, यानी कह सकते हैं कि इनका लाइफ स्पान जो था 25 ईयर्स का था, यानी क्वाइट इन यंग एज ही डाइट। ठीक है, अभी युवा अवस्था में ही इनकी क्या थी, मौत हो गई थी। अगर हम जॉन कीट्स की बात करें तो जॉन कीट्स को हम क्या कहते हैं, रोमांटिक पोइट कहते हैं। रोमांटिक पोइट्स कौन पोइट्स थे, तो हम सबको पता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 1798 से लेकर के 1832 तक का जो पीरियड था, दैट इज नोन एज रोमांटिक पीरियड। और यही वो पीरियड था जिसके अंदर हमारे जॉन कीट्स ने अपनी रचनाओं को लिखा था। रोमांटिक पोइट्स की खास बातें क्या थी, इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर फीलिंग्स को स्थान दिया, इमोशंस को स्थान दिया, इमेजिनेशंस को इन्होंने बहुत यूज़ किया और इन्होंने नेचर का डिपिक्शन किया। मोटे मोटे तौर पे आप इनकी ये खूबियाँ गिन सकते हैं। तो ये सारी खूबियाँ बीइंग ए रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स की कविताओं में भी आपको देखने को मिलेगी। अब आज की जो पोएम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका टाइटल है ओड टू ऑटम। ठीक है, ओड टू ऑटम। अब ये ओड टू ऑटम जो थी, ये लिखी गई थी इन द ईयर 1819। 1819 में इस कविता को हमारे जॉन कीट्स ने लिखा था। और ये कविता अपने आप में क्या है, एक ओड है। ओड क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब मैंने ओड टू द वेस्ट विंड की बात करी थी, जब उसको एक्सप्लेन करा था तो भी मैंने आपको बताया था कि ओड इज ए वे ऑफ राइटिंग पोएट्री। कविता लिखने का एक प्रकार हो गया। कविता बहुत सारे सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें कविता लिखी जा सकती है। ये 14 लाइनों की कविता होती है जिसको हम सोनेट कहते हैं। एक एपिक होता है जिसको हम महाकाव्य कहते हैं। एलिजी होती है, किसी की डेथ पे लिखी जाती है। और एक लिरिक होता है जब पर्सनल इमोशंस फीलिंग्स को कवि बयां करता है। ठीक उसी तरीके से कविता लिखने का एक प्रकार होता है ओड। ओड का मतलब क्या हो गया, ओड किसी के ऑनर में लिखी जाती है, किसी के सम्मान में लिखी जाती है और किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ओड, वो किसके लिए लिखा गया है, हमारे जॉन किट्स के द्वारा ऑटम के लिए लिखा गया है। ठीक है, इस पतझड़ के मौसम के लिए लिखा गया है। हम सबको पता है कि गर्मी के बाद में, समर के बाद में, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका सीजन कौन सा आता है, ऑटम आता है। और पतझड़ का जो सीजन होता है, हम सबको पता है, ये हमारे लिए अपीलिंग सीजन नहीं होता है। इसमें आपको ग्रीनरी कहीं नहीं दिखाई देगी। इसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और एक सैड सी फीलिंग आती है ना, एक सैडिश सा माहौल हो जाता है, थोड़ा सोरोफुल सा माहौल हो जाता है। लेकिन हमारा जॉन कीट्स इन सबसे ठीक उलट है। उनको ऑटम के सीजन के अंदर खूबसूरती दिखाई देती है। उनको ऑटम के सीजन के अपने बेनिफिट्स दिखाई देते हैं और उन्हीं खूबसूरती और उन्हीं बेनिफिट्स के आधार पर वो क्या करते हैं, ऑटम के सीजन का प्रेज करते हैं। ठीक है, ऑटम के सीजन की प्रशंसा करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑटम के सीजन में ऐसी क्या क्या खूबसूरतियां होती है, क्या क्या चीज़ें होती है जिसके अंदर वो ऑटम अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सीजन बन जाता है। ठीक है, तो दिस पोएम वाज रिटन इन द ईयर 1819। और दूसरी हम बात करें कि तो ये पोएम तब लिखी गई थी जब जॉन कीट्स अपनी उम्र के लास्ट पड़ाव में थे, यानी जब उनकी डेथ हुई थी उससे ठीक कुछ समय पहले, लगभग 1821 में उनकी जब डेथ हुई थी, तो ही वॉज इन रोम, इटली में वो थे। ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र हो रहे थे और अपनी डेथ से ठीक पहले उन्होंने ये अपना एक महत्वपूर्ण रचना थी जिसको हम उनकी लास्ट नोटेबल वर्क भी कहते हैं, इसको उन्होंने पेन डाउन करा था, इसको उन्होंने लिखा था। ऑटम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पोएम के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, 3 स्टैंजा दिखाई देंगे। दिस पोएम इज कंप्लीटेड इन 3 स्टैंजास। 3 स्टैंजा के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है। हर स्टैंजा कितनी लाइंस का है, 11 लाइन का है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम इस पोएम की, ऑड टू ऑटम के बारे में। तो ऑड टू ऑटम का ये पहला स्टैंजा है आपके सामने और इस स्टैंजा के अंदर हमारा पोइट क्या कहता है, हम थोड़ा सा उसको जानेंगे। इस पूरे स्टैंजा के अंदर वो ऑटम के बेनिफिट आपको बताएंगे कि ऑटम के सीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जहाँ तक हमारी नज़रें नहीं पहुँचती हैं, या हम उसकी इस सुंदरता को देख नहीं पाते, इस बेनिफिट को देख नहीं पाते कि ऑटम के सीजन में भी ये होता है। तो बोलते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम कैसा सीजन है, मिस्ट, यानी ऑटम के सीजन में आपको हल्की हल्की धुंध दिखाई देगी। मेलो फ्रूटफुलनेस, और यही वो सीजन है जिसके अंदर बहुत सारे फल जो होते हैं वो
मेलो, मेलो यानी पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं। तो ऑटम इज ए सीजन ऑफ मिस्ट एंड ऑटम इज ऑल्सो ए सीजन वेयर all kind of fruits came to the ripeness. So many type of fruits came to the ripeness. बहुत सारे फल यहाँ पे आकर के पक जाते हैं। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ऑटम को क्या कहा है उन्होंने? ऑटम को क्लोज बॉजम फ्रेंड कहा है। ऑटम को दिल के सबसे करीबी मित्र कहा है। किसका करीबी मित्र है? क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। सूरज, सूरज मैच्योरिंग, मैच्योरिंग यानी सूरज ऑटम के महीने में, ऑटम के सीजन में सूरज बहुत ब्राइटली शाइन करता है इन द स्काई, यानी फुल मैच्योर होकर के वो चमकता है। और यही वो कारण है कि इसी कारण से हमारे पोइट जॉन कीट्स ने इस ऑटम को जिगरी यार कहा है, जिगरी दोस्त कहा है। किसका? सन का। ठीक है, तो सूरज इसका क्या है? सूरज का और हमारी ऑटम के सीजन की बहुत गहरी मित्रता है। ऑटम के सीजन के अंदर सूरज जो होता है अपने पूरे चरम पर होता है और पूरी तन्मयता के साथ में आकाश में चमकता है। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, और कॉन्स्पायरिंग, कॉन्स्पायरिंग यानी मेक प्लान्स, सूरज के साथ मिलकर के। हिम यहाँ पे किसके लिए है? सूरज के साथ। सूरज के साथ मिलकर के हमारा ऑटम का सीजन कॉन्स्पायर करता है, प्लान बनाता है। क्या प्लान बनाता है? हाउ टू लोड एंड ब्लास्ट विथ फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। किस तरीके से लोड यानी भारी किया जाए, किस तरीके से लोड यानी भारी किया जाए और उगाए जाएं फ्रूट्स किसके ऊपर? द वाइन्स, उन बेलों पर जो थैच यूज रन। थैच यूज यानी देखो गांव में आपको इस तरीके के मकान दिखाई देंगे जो घास से बने हुए होते हैं, जिनकी जो रूफ होती है वो थैच, थैच यानी घास की बनी हुई होती है, छप्पर बना हुआ होता है। और इनके चारों तरफ आपको इस तरीके की वाइन्स यानी बेलें दिखाई देगी, लता जिसे कहते हैं ना, बेल। ठीक है, तो भी कहता है कि ऑटम का सीजन जो है सूरज के साथ मिलकर के प्लान बनाता है कि भैया इस मकान के चारों तरफ जो ये अंगूर की बेल लिपटी हुई है, इस अंगूर की बेल को किस तरीके से भारी किया जाए फ्रूट से और इसके फ्रूट्स पक जाएं। ठीक है, ब्लास्ट ब्लोड कब होगा? जब फ्रूट्स पूरी तरीके से पक जाएंगे, तो बेल में से वो जो अंगूर के गुच्छे हैं वो नीचे की तरफ लटकेंगे, यानी इस सीजन के अंदर अंगूर जो है वो क्या होते हैं? पकते हैं। दूसरा, टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। कॉटेज ये हो गया आपका, है ना, ये मकान जो कॉटेज हो गया, इसके पास ही क्या हुए हैं? कुछ एप्पल के ट्री लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। अब ऑटम का सीजन क्या करता है? इसी सीजन में, ऑटम के सीजन में ही एप्पल का जो फ्रूट होता है, जो मॉक्स्ड कॉटेज ट्री यानी ये कॉटेज जिन पे काई लगी हुई है, उनके पास में जो एप्पल के पेड़ उगे हुए हैं, उन एप्पल के पेड़ की ब्रांचेस जो होती है वो बैंड यानी झुक जाती है। क्यों? क्योंकि एप्पल का फ्रूट पक गया, पक गया तो वो ब्रांच भारी हो गई, भारी हो गई तो वो नीचे की तरफ झुक जाती है। एंड फिल ऑल द फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और सारे के सारे फल जो होते हैं टू द कोर, टू द कोर यानी अंतिम किनारे तक राइपनेस यानी पूरी तरीके से पक जाते हैं। ठीक है, टू स्वेल द गॉड, गॉड का मतलब क्या हो गया? गॉड, गॉड यानी आप देखते हो कि ऑटम के सीजन के अंदर कुछ सब्जियां भी होती है, वेजिटेबल्स भी होती है जो ऑटम के सीजन में ही आकर के पकती है। गॉड, गॉड का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसी पल्पी सब्जियां होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की पल्पी सब्जियां होती है, जैसे आपकी ये लौकी हो गई, ये पंपकिन हो गया। ठीक है, जिनकी गूदे वाली सब्जियां जो होती है, गॉड उनको कहते हैं। स्वेल, स्वेल यानी वैसे सूजन होती है, फूलना, मोटा होना, यानी पक जाना, आप ये कह सकते हो कि ऑटम का सीजन ही होता है जिसके अंदर इस तरीके की सब्जियां जो होती है, वेजिटेबल्स जो होती है, दे ऑल्सो केम टू द राइपनेस, वो भी आकर के पक जाती है। ठीक है, एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, और यही वो सीजन होता है जो प्लम्प यानी मोटा कर देता है। हेजल शेल्स, हेजल शेल्स यानी अखरोट आप कह सकते हो, है ना, ये अखरोट देख सकते हो कि यही वो मौसम होता है जो प्लम्प द हेजल शेल्स विथ स्वीट कर्नल। कर्नल क्या होता है? देखो अखरोट होता है, अखरोट के अंदर की जो गिरी होती है जो आप लोग खाते हो, है ना, मीठी गिरी, उसको स्वीट कर देता है। यानी यही वो सीजन होता है जिसके अंदर अखरोट जो होता है पक जाता है, मोटा हो जाता है, और उसके अंदर की जो गिरी होती है, कर्नल जो होता है उसका स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने कि ऑटम के सीज़न के अंदर अंगूर भी पक जाते हैं, ऑटम के सीज़न के अंदर आपकी वेजिटेबल्स भी है, जो पल्पी वेजिटेबल्स है वो पक जाती है, ऑटम के सीज़न के अंदर ही हेज़ल शेल्स जो होते हैं वो भी पक जाते हैं। और इसके अलावा
ऑटम के सीजन में ही क्या होता है, टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर द लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, कि इसमें कुछ फूल भी उगते हैं। और ऐसा लगता है कि मानो गर्मियों में उगने वाले फूल अभी तक उग रहे हैं, और फॉर द बीज, बीज क्या करती है, उनके अंदर से हनी कलेक्ट करने के लिए आती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि समर के बाद ऑटम का सीजन आया। मधुमक्खियों ने क्या करा, समर में वो क्या कर रही थी, शहद वो इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि विंटर में वो अपने घोंसले से, अपने जो सेल्स है, अपने छत्ते से बाहर निकलेगी नहीं, है ना। तो पूरी समर में जो मधुमक्खियां थी वो शहद इकट्ठा कर रही थी। अब जब ऑटम आ गया, तो लेटर फ्लावर्स, उसमें भी क्या उग रहे हैं, फ्लावर्स उग रहे हैं। तो मधुमक्खियों को ऐसा लग रहा है कि वार्म डेज विल नेवर सीज, कि ये गर्मी के दिन कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो दे आर स्टिल कलेक्टिंग द नेक्टार, अभी भी वो क्या कर रही हैं, फूलों के उस रस को कलेक्ट कर रही है। और सर्दियों में ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर चुकी थी, और गर्मियों में भी वो कलेक्ट कर रही है, जिसके कारण से समर हैज़ ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी शेल्स, क्लैमी यानी चिपचिपी, सेल्स यानी वो उनका बी हाइव्स, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, एक चिपचिपा वो मधुमक्खी का छत्ता है, वो ओवरब्रिम्ड, ओवरब्रिम्ड यानी ज़रूरत से ज़्यादा भर गया है, ठीक है। क्योंकि समर में ऑलरेडी मधुमक्खियाँ क्या कर चुकी हैं, शहद को इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन ऑटम के अंदर भी फूल उगते हैं, ये भी एक खूबसूरती है कि ऑटम के अंदर भी फूल उगते हैं कुछ। और मधुमक्खियों को ये लगता है कि समर का सीजन अभी भी कंटिन्यू है, और वो क्या करती है, उसी भ्रम के अंदर दे आर स्टिल कलेक्टिंग द जूस ऑफ द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स के जूस को अभी भी कलेक्ट कर रही है। और इस कारण से उनका जो बी हाइव्स है, छत्ता जो है उनका, वो ओवरब्रिम्ड, ओवरब्रिम्ड यानी जब उससे ज़्यादा भर गया, और उसमें से शहद नीचे टपकने लग जाता है। तो ये सीनेटिक ब्यूटी दिखाई है, ठीक है। ये पिक्टोरियल क्वालिटी है, कि प्रेजेंटेशन करने का तरीका है कवि का, कि आपको सीनेटिक ब्यूटी को पिक्चराइज कर दिया उसने, कि इस तरीके की चीज़ें आपके ऑटम के सीजन पे होती है, ठीक है। ये एक बात हो गई। ये नेक्स्ट स्टेंजा है। अब इसके अंदर आपको ऑटम को पर्सोनिफाइड करके बता रहा है कि ऑटम किस-किस तरीके से आपको दिखाई देती है। ठीक है? तो ऑटम को पर्सोनिफाइड कर दिया, ह्यूमन के रूप में आपको ऑटम का प्रेज़ेंट करेंगे आपके सामने कवि। तो वो कहते हैं, "Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks me abroad may find thee sitting careless on the greenery floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind." वो कहता है, "Who hath not seen thee oft amid thy store?" किसने नहीं देखा है तुमको? अमिड, अमिड यानी बीच में, दाई स्टोर यानी अपनी धान के खेतों के बीच में तुम्हें किसने नहीं देखा, ठीक है। यानी खेतों के अंदर भी आपको ऑटम दिखाई दी। मैं कह रहा हूँ आपको कि ऑटम को क्या कर दिया उन्होंने, पर्सोनिफाइड कर दिया, एक लड़की के रूप में आपको बताया। तो कहता है कि एवरीबडी, समटाइम्स, कभी कभी, हुएवर सीक्स अब्रोड में फाइंड, जो घर से, अब्रोड यानी वैसे तो विदेश होता है, लेकिन यहाँ घर से निकलने का, तो ऑटम के सीजन में यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकल करके जाता है, तो वो देखेगा, वो पाएगा, तुमको कहाँ पाएगा, दी यानी तुमको, सिटिंग तुम बैठी हुई, केयरलेस, केयरलेस यानी बेपरवाह, ऑन द ग्रैंडरी फ्लोर, ग्रैंडरी फ्लोर यानी जो अनाज का खेत है, फ्लोर हेयर स्टैंड्स फॉर द फील्ड, खेत है ना, खेतों का जो अनाज का खेत है, उस खेत के बीच में तुम्हें आराम से बेपरवाह बैठे हुए कोई भी देख सकता है। अगर वो ऑटम के सीजन में घर से बाहर निकलेगा, तो तुम उसको खेतों में बैठी हुई दिखाई दोगी, निश्चिंत अवस्था के अंदर। और उस समय तुम्हारे क्या हो रहे होंगे, द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड, ठीक है। तो उसने पहली इमेज ये दे दी कि ऑटम, अगर कोई ऑटम के सीजन में बाहर निकलता है, तो ऑटम कैसे दिखाई देगी आपको, इस तरीके से दिखाई देगी। कहाँ बैठी है वो, खेतों के बीच में बैठी हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेपरवाह है, बिल्कुल निश्चिंत है, किसी प्रकार की टेंशन, किसी प्रकार की चिंता उसके दिमाग पर नहीं है। पहली इमेज तो ये दे दी। और इसके बाल जो हैं, हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड। विनोविंग विंड कौन सी होती है, देखो आपने देखा होगा कि पहले क्या हुआ करता था, इस तरीके से अनाज की सफाई की जाती थी, हवा, तेज हवा चलती थी। तो तेज हवा चलती थी, तो ऊपर से इस तरीके से अनाज को गिराया जाता था, तो उससे क्या होता था, उसके सीड्स यानी ये अनाज, तो ग्रेन तो अलग हो गया, और उसका हस्क यानी कचरा अलग हो गया। तो ये जो हवा आती थी, इस हवा को क्या कहते हैं, विनोविंग विंड कहते हैं, जिससे ग्रेन को हस्क से, कचरे से अलग किया जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर कोई घूमेगा, कब, ऑटम के सीजन में कोई घर से बाहर निकल करके जाता है, तो वो तुम्हें इजीली पा सकता है। तुम अनाज के खेत में बैठी हुई हो, और तुम्हारे हेयर, तुम्हारे बाल हवा में लहरा रहे हैं, किसके द्वारा, इस विनोविंग विंड के द्वारा, है ना। इस विनोविंग विंड के द्वारा तुम्हारे बाल हवा में लहराते हुए आराम से देख सकता है, और तुम आराम से खेत में बैठी हुई हो, निश्चिंत अवस्था के अंदर हो, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई फिक्र तुम्हारे माथे पर नहीं दिखाई देती।
ठीक है, पहली इमेज आपको बता दी कि ऑटम खेतों में अकेली बैठी हुई दिखाई दे सकती है। दिस इज द फर्स्ट इमेज। ठीक है, ये पहली इमेज है, ध्यान रखना आपको। दूसरी इमेज बता रहा है, सेकेंड इमेज बता रहा है वो ऑटम की क्या, और ऑन ए हाफ रिप्ड फर्रो, या फिर तुम्हें कोई देखेगा हाफ रिप्ड। रिप्ड क्या होता है, काटना। ठीक है, रीपर फसल को काटना। तुमने क्या काटा है, फर्रो। फर्रो किसे कहते हैं, देखो फर्रो क्या होता था, इस तरीके से आपने खेत देखा होगा, है ना। खेत को आपने जब देखा होगा तो इस तरीके से खेत को जोता जाता है, और उसमें जब लाइनें बढ़ जाती हैं इनको फर्रो कहते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, फसलों को उगाया जाता है। तो फसल को उगाया जाता है। तो पहली इमेज तो ये हो गई। दूसरा, तुम देखी जा सकते हो, कहाँ देखी जा सकती हो, हाफ रिप्ड फर्रो, कि तुम फसल काट रही थी और काटते काटते तुमने हाफ रिप्ड, आधी ही फर्रो, आधी ही लाइन को काटा और तुम सो गई। साउंड, साउंड यानी गहनी नींद में, एस्लीप यानी सो गई। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ द पॉपीज, पॉपीज यानी अफीम, तुम कोई अफीम की फसल काट रही थी और अफीम की खुशबू के कारण ड्राउज्ड यानी तुम्हारे अंदर मदहोशी छा गई, और उस मदहोशी के कारण तुम साउंड एस्लीप यानी गहरी निद्रा के अंदर चली गई, और वो फसल की लाइन आधी काटी हुई ही रह गई। तुम्हें आराम से इस रूप के अंदर भी देखा जा सकता है। वाइल दाई हुक, हुक किससे कहते हैं, देखो इस तरीके का हुक होता है जिससे क्या करते हैं, फसलों को काटा जाता है। वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेद, अगली लाइन, नेक्स्ट स्वेद यानी अगली लाइन को स्पेयर यानी छोड़ दिया, क्योंकि बीच में सो गई ऑटम, बीच में सो गई तो अगली लाइन को छोड़ दिया उसके हुक ने, अगली लाइन तक वो पहुंची ही नहीं फसल काटने के लिए, और अगली लाइन वैसी की वैसी रह गई, विथ इट्स ऑल ट्वाइंड फ्लावर्स, यानी अफीम के फूल उन पे लगे के लगे रह गए, और ऑटम जो थी बीच के अंदर ही अफीम की फसल काटते काटते सो गई। ठीक है, ये दूसरी इमेज दे दी आपको। तो एक इमेज ये दे दी, दूसरी इमेज ये दे दी। तीसरी इमेज वो देता है ऑटम की कि समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर। तीसरे उसने बताया कि कभी कभी तुम एक ग्लीनर के रूप में दिखाई देती हो। ग्लीनर कौन होते हैं, इस तरीके से आपको ग्लीनर दिखाई देती हो, क्या करते हैं, सिर पे अपने लोड को रख करके फसलों को गट्ठर बना करके ये करते हैं, अपने लोड कैरी करते हैं। समटाइम्स कभी कभी तुमको देखा जा सकता है ऑटम, किस तरीके से देखा जा सकता है, कभी कभी तुमको एक ग्लीनर के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जो जिसने क्या कर रखा है, दाउ डोस्ट कीप स्टडी दाई लेडन हेड, बोझ वाला, ये बोझ का गट्ठर तुमने अपने सिर पे ले रखा है, और तुम स्टडी बिल्कुल स्थिर हो, और क्या कर रही हो, एक्रॉस ब्रुक, ब्रुक यानी किसी झरने को पार करती हुई, किसी स्ट्रीम को पार करती हुई तुमको देखा जा सकता है। ठीक है, ये तीसरी इमेज दे दी है। तो ऑटम पहली बात देखी, सिटिंग केयरलेसली ऑन द ग्रैंडरी फ्लोर, खेत में, अनाज के खेतों में बैठी हुई है केयरलेसली। दूसरी इमेज दे दी, अफीम की खेती की फसल काट रही है और काटते काटते आधी बीच में सो गई। तीसरी इमेज ग्लीनर के रूप में उसको दिखाई दी, जिसने अपने सिर के ऊपर भारी गट्ठा रख रखा है और वो कोई झरने को पास कर रही है। चौथी इमेज आपको दिखाई दे रही है किसकी, इस ऑटम की, कि वो खड़ी है कहाँ, साइडर प्रेस यानी एप्पल जूस निकालने वाली मशीन के पास खड़ी है, और पेशेंस लेनी बड़े धैर्य से देख रही है, क्या, द लास्ट यूजिंग आवर्स बाय आवर, धीरे धीरे करके जो एप्पल का जूस निकल रहा है उसको वो देख रही है, और खड़ी है बड़ी आराम से, बड़ी पेशेंसली, और एक एक ड्रॉप जो एप्पल जूस निकल रहा है उसको हमारी ऑटम देख रही है। तो ऑटम को चार रूप से हमें क्या कर दिया गया है, हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है पोइट के द्वारा। पहली, उसको आपके सामने केयरलेसली सिटिंग इन द फील्ड बता दिया गया। दूसरी, आपको फसल की कटाई करने वाली रीपर के रूप में बता दिया गया। तीसरी, ग्लीनर के रूप में। और चौथी, साइडर प्रेस यानी एप्पल जूस की मशीन के पास में खड़ी हुई है और एप्पल जूस निकलते हुए वो देख रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला स्टेंजा है। अब वो ऑटम के सीजन के अंदर साउंड्स की बात करेगा कि कौन कौन से साउंड जो है हम एप्पल के सीजन के अंदर सुन सकते हैं। तो बोलता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे। अब हमें पता है कि स्प्रिंग यानी बसंत का सीजन होता है, और बसंत का सीजन होता है तो आपको क्या करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे साउंड सुनने को मिलेंगे। बसंत के मौसम के अंदर आपको मोर नाचता हुआ, मोर की मयूर की आवाज़ सुनाई देगी। बसंत के मौसम में आपको पिपीहे की आवाज़ सुनाई देगी, कोयल की आवाज़ सुनाई देगी। तो बहुत अच्छे अच्छे साउंड होते हैं जो क्या होते हैं, ड्यूरिंग द सीजन ऑफ द स्प्रिंग वी कैन हियर, हम सुन सकते हैं। तो कहता है, वेयर आर दे, कहाँ है वो, क्योंकि ऑटम में नहीं सुनते, तो ऑटम वो साउंड कहाँ है। फिर अगले लाइन में बोलता है, थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास तो खुद का अपना म्यूजिक है ऑटम। यू शुड नॉट थिंक अबाउट द साउंड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट एनिमल्स और द बर्ड्स ड्यूरिंग द सीजन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में होता होगा साउंड, बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन उनके बारे में सोचने की लिए जरूरत नहीं है ऑटम। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का म्यूजिक है। वेन बार्ड क्लाउड, अब वो बताएगा, वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब ऑटम के दिन में सीजन, दिन का अंत होता है नहीं, तो फिर जब ऑटम के दिन में दिन का अंत हो रहा है तो क्या होता है, आकाश में
ऑटम के सीजन में जब सूर्य अस्त होता है तो आपको इस तरीके से आकाश दिखाई देगा, जहाँ पे आपको बादलों के बार्ड क्लाउड, बादलों के इस तरीके से टुकड़े दिखाई देंगे चारों तरफ आकाश में छितरे हुए। ठीक है। ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, दिन अंत हो रहा है। ऑटम, जब दिन का अंत होता है ऑटम के सीजन में, तो आकाश पर जब आपको क्या नजर आए, इस प्रकार के बार्ड क्लाउड नजर आते हैं। टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और सूरज की लालिमा लिए हुए किरणें स्टबल, स्टबल यानी खेतों के अंदर। स्टबल क्या होता है, जब आप फसल को काटते हो ना, पूरी तरह जड़ से नहीं उखाड़ते हो, थोड़ा सा ऊपर से उसको काटते हो, तो स्टबल जो ठूंठ बचता है उसका, उसको स्टबल कहा जाता है। किस ऑटम, जब दिन का अंत होता है उस समय सूरज की लाल रोशनी जब खेतों के ऊपर छाई रहती है, रोजी ह्यू नहीं, रेडिश कलर, सूरज की लाल रोशनी जब खेतों पर छाई रहती है, और ठीक उसी समय बादल में आकाश के टुकड़े बार के रूप में नजर आते हैं। ठीक उसी समय सुनाई देता है क्या, देन इन ए वेलफुल कोयर, कोयर यानी ग्रुप के अंदर, वेलफुल कोई, कोई यानी ग्रुप के अंदर, वेलफुल यानी सोरोफुल, एक सोरोफुल ग्रुप किसका, स्मॉल ग्नेट्स, स्मॉल ग्नेट्स यानी ये ग्नेट होता है ना, छोटा सा पतंगा जिसे कह सकते हो आप। स्मॉल ग्नेट्स इसी समय मौन, मौन यानी दुख भरा गीत गाता है। कहाँ पे, अमंग द रिवर सेलोज, सेलोज यानी घास, नदी के किनारे जो घास लगी हुई है वहां से एक साउंड आता है, और ये साउंड किसका है, इस ग्नेट का आता है, जो ग्रुप के अंदर वेलफुल सोरोफुल सॉन्ग को सुनाता है। तो कहता है तुम्हारे पास भी तुम्हारा म्यूजिक है। एक ग्रेट इसी ऑटम के सीजन में आपको सिंग करता हुआ मिलेगा, गाता हुआ मिलेगा, जब सूरज की रोशनी अंतिम पड़ाव पर रहती है, जब लालिमा लिए हुए रोशनी रहती है, बादल जो है पूरे आकाश में बार के रूप में छाए हुए रहते हैं, उसी समय आपको नदी किनारे घास से आती हुई आवाज सुनेगी, दुख भरी आवाज, जो कौन गाता है, ये ग्नेट्स गाता है। ये आवाज बॉर्न अलोफ्ट, ऊपर की तरफ आती है, एंड सिंकिंग, और डूबती है, एज अ लाइट विंड लीव्स और डाई, जैसे हवा चलती है तेज थोड़ी सी, और ये पतंगा ऊपर की तरफ आता है तो इसकी आवाज थोड़ी तेज सुनती है, और जब ये नीचे की तरफ जाता है हवा के साथ में ही, जैसे हवा कम होती है तो उसकी आवाज थोड़ी सी धीमी सुनाई देती है। तो ये पहली आवाज थी जो आपको सुनाई दी। ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट साउंड विच वी कैन हियर ड्यूरिंग द सीजन ऑफ ऑटम, ऑटम में पहला साउंड हमें ये सुनाई दिया। दूसरा, द फुल ग्रोवन लैम्प्स, लैम्प्स यानी जो मेमना होता है ना, फुल ग्रोवन लैम्प्स, दूसरी आवाज सुनाई देगी आपको लैम्प की, जो ब्लीट करते हैं। ब्लीट इज अ साउंड दैट इज मेड बाय द लैम्प्स, भेड़ जो निकालती है उस साउंड को ब्लीट कहते हैं। जो हिल्ली बॉन, हिल्ली यानी पहाड़ पर, बॉन यानी बाड़ा है, उनका एनक्लोजर है, वहां से लैम्प की आवाज आती है जो ब्लेटिंग साउंड निकालते हैं। तो दूसरा साउंड ये भी आपको सुनाई दे सकता है कब, इन द सीजन ऑफ ऑटम, कि एक एनक्लोजर के अंदर जो पहाड़ी पर बना हुआ है वहां से भेड़ के ब्लीटिंग करने की आवाज आती है। तीसरी किसकी आवाज आती है, हैज क्रिकेट, हैज क्रिकेट ये आप सबने देखा होगा, इसको हमारे यहाँ कसाई वगैरह कहते हैं। हैज क्रिकेट की आवाज भी आती है आपको, जो झाड़ियों में से गाता है। और चौथी आवाज किसकी सुनाई देती है आपको, इस रेड ब्रेस्ट की। ठीक है, हैज क्रिकेट सिंग, चौथी आवाज, एंड नाउ विद द ट्रेबल्स ऑफ द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉप, गार्डन में से आने आती हुई आवाजें आपको सुनाई देती है, गार्डन क्रॉफ्ट यानी बगीचे में से। रेड ब्रेस्ट यानी ये वाला पक्षी, विसल यानी सीटी की तरीके से तीखी आवाज, ट्रिबल, ट्रिबल यानी तीखी आवाज करता है, ट्रिबल तीखी आवाज में ये पक्षी चिल्लाता है या गाता है। इसकी आवाज भी आपको कब सुनाई देती है, ऑटम के सीजन के अंदर ही सुनाई देती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और चिड़ियाओं के ट्विटरिंग करने की, चहचहाने की आवाज, स्वेलोज यानी चिड़ियाओं, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज भी आपको आकाश में से आती हुई सुनाई दे सकती है। तो बड़ी खूबसूरती से हमारे पोइट ने बताया कि ऐसा नहीं है कि ऑटम के सीजन के अंदर कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ऑटम के कुछ बेनिफिट्स नहीं है। पहले स्टेंजा के अंदर उन्होंने क्या बताया, जॉन कीट्स ने पहले स्टेंजा में आपको ये बताया कि ऑटम के सीजन के अंदर बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल जो होते हैं वो केम टू द राइपनेस यानी पक जाते हैं। दूसरा आपने क्या बताया, दूसरे स्टेंजा में उसने ऑटम का पिक्चराइजेशन करा है आपके सामने। ऑटम को उन्होंने बताया, पहला आपके सामने खेतों में अकेली बैठी हुई लड़की के रूप में, दूसरा ग्लीनर के रूप में बताया है, तीसरा उन्होंने साइकिल प्रेस के बगल में खड़ी हुई लड़की के रूप में बताया है, और चौथा उन्होंने क्या बताया है आपको, किस तरीके से वो फसल की कटाई कर रही है, एक रीपर के रूप में फसल कटाई करने वाली लड़की के रूप में भी आपको बताया है। और तीसरे स्टेंजा में उन्होंने बताया है द डिफरेंट साउंड्स विच वी कैन हियर इन द सीजन ऑफ ऑटम, ऑटम में जो हम डिफरेंट साउंड सुनते हैं उनके बारे में उन्होंने बात करी है। तो इस तरीके से दिस होल पोयम, दिस होल ओड इज रिटन टू ऑनर
द सीजन ऑफ ऑटम। ऑटम की खूबसूरती के लिए लिखी गई है, ऑटम की प्रशंसा करने के लिए लिखी गई है, ऑटम का प्रेज करने के लिए लिखी गई है, ऑटम का ऑनर देने के लिए लिखी गई है। तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस कविता को हमारे जॉन किट्स ने लिखा है। उम्मीद है आपको जो पोएम समझ में आई होगी। ईच एंड एवरी डिटेल हैज़ बिन क्लियर्ड, सारी डिटेल आपको क्लियर कर दी गई है। ध्यान रखना है, एक ओड है तो वो प्रेज में ही लिखी जाएगी। जहाँ सीजन ऑटम को हम सैडनेस का प्रतीक मानते हैं या मेलंकलिक सीजन मानते हैं, कीट्स वैसा नहीं मानते हैं, और वो उसकी तारीफ में उसके बेनिफिट्स को इस पोएम के माध्यम से आपके सामने काउंट करते हैं, गिनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑटम में होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम समझ में आई होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।